जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चूज़ कर सकते हैं, आपने सिर्फ उसकी भारतीय जनता पार्टी को चूज़ की गई है। उनकी विचारधारा के बारे में क्या कहना है? अभी आपने जिक्र किया देश के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आपका उनसे मिलने का अनुभव कैसा रहा? आप कितनी बार उनसे मिले हैं? उनका व्यक्तित्व किस किस्म का है? देखिए, आपको क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है सरकार बनाने के बाद? खट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार ही चढ़ती है, उछल गई 2 बार चढ़ा दिया। बाकी तो देखिए, अब ये तो चोर है, ये तो भ्रष्ट लोग है। सब में इन्होंने घोटाला किया, जल घोटाला, डीटीसी घोटाला, पैनिक घोटाला, दवाई घोटाला। जितने हाथ नहीं है, जितने पैर नहीं है, इनको कारों की मशीन चाहिए, जिनको व्हील चेयर चाहिए, चलने में असमर्थ है, स्पेशल टाइप के शूज चाहिए। की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? कोई पॉलिटिकल फिगर और एक नॉन पॉलिटिकल फिगर? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अंकित सिंह रावत, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं आपका अपने ब्लैक एंड वाइट शो में, जहां बातें होती है फेस टू फेस, जहां मिलते हैं हम ऐसी शख्सियतों से जिनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने का दम रखती है। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने साहस, हिम्मत और आत्मविश्वास से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करना चाहूँगा शादरा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संजय गोयल जी। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आपका बचपन कैसा? 1983 में हम विवेक विहार आए थे, और इससे पहले की जो शिक्षा है गाँव में मैं संपन्न की थी, और 10वीं करने के बाद में 11वीं जो है मैंने जो विवेक विहार मंगल पांडे स्कूल के नाम से जगह रहता है, 11वीं और 12वीं वहाँ से की, और फिर भगत सिंह कॉलेज से भी ऑनर्स की, और फिर लॉ की मैंने लॉ सेंट्रल मदनी यूनिवर्सिटी से की है। और इस दौरान में शिक्षा के दौरान मैं कुछ जब लॉ कर रहे थे तो थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करते करते बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री लगाई यहाँ पर फ्रेंड्स के में। फिर उसके साथ ही सामाजिक जीवन प्रारंभ की है। भारतीय राष्ट्र परिषद में मैं 1990 में मैं सदस्य बना रीनेक्रिया राज के, और एज ए स्वयं सेवक के नाते अपना कार्य करते रहे। जीवन में सबसे पहली घटना आपके साथ ऐसी कौन सी घटित हुई जहाँ पे आपका राजनीति की तरफ या समाज सेवा की तरफ अट्रैक्शन हुआ, रुझान हुआ? देखते थे कि जब व्यापार करते करते समय हम देखते थे कि जब तक वो बहुत सारी समस्याएं, समस्याओं का समाधान राजनीति के माध्यम से ही किया जा सकता है, तो मन में विचार रखा था। लेकिन व्यापार भी करना बहुत जरूरी था, जी परिवार में बड़ा खूनी के नाते जिम्मेवारियाँ भी थी, तो उनको जिम्मेवारियों को वहन करना भी बहुत जरूरी था। लेकिन 2011-12 में मैं अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, और मैं एक दायित्व मेरे को मिला यहाँ शाहदरा जिले के अंदर, और 2011 से लगातार अन्य दायित्व पर रहते हुए संगठन में 2017 में मैं नगर निगम पार्षद मेरे को निगम पार्षद चुना गया यहाँ विवेक विहार वार्ड से ही। और फिर 2019 में डिप्टी मेयर बना, और 2020 में फिर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कुछ ही मतों से मैं इस चुनाव को लूज कर गया। और फिर 2025 में पुणे भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हमें फिर दोबारा एक मौका दिया विधायक बनने के लिए, और 2023 में मैं इस शाहदरा जिले में जनाध्यक्ष का दायित्व मेरे को अभी तक रहा है मेरे पास। परिवार का क्या माहौल था? उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूट होता है जब आपने कहा कि मैं राजनीति में जाना चाहता? परिवार में तो हमारे माताजी पिताजी का रहता था, ठीक है, जो चाहते बच्चे समाज में सेवा करना चाहेंगे। हमारा पूरा परिवार ही सामाजिक क्षेत्र में काम किया है। मीना जी हमारे विवेक विहार भगवान सरों के अध्यक्ष रहे, फिर ये दयालुसन ट्रस्ट के लिए अध्यक्ष रहे, श्री राम मंदिर विवेक विहार के अध्यक्ष रहे, विश्व हिंदू परिषद में अपने धर्म प्रसार के के अध्यक्ष। तो उन्हें पता था कि समाज में ज़रूरत है, तो उन्होंने भी हमें सहयोग किया, और परिवार का भी 100% सहयोग रहता है कि ठीक है कि जो इच्छा है, जो समाज में अच्छा काम कर सकते हैं, तो परिवार की बिना सपोर्ट तो संभव नहीं है। तो इसलिए परिवार का तो सब किसी आज भी पूरा सहयोग रहता है।
आपकी जो जर्नी रही है निगम पार्षद से शुरू होकर विधायक तक, आपकी जर्नी कितनी चुनौतीपूर्ण रही? देखिए जब हम निगम पार्षद रहे तो इस विवेक भाई वार्ड में, क्योंकि उस समय तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम था, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नाते बहुत कुछ सीखने का मौका रहा। और लेकिन चुनौतियाँ कोई ऐसी नहीं थी, क्योंकि जब आप ईमानदारी से काम, निष्ठा के साथ काम करते हैं तो चुनौतियाँ नहीं होती, बल्कि एक सीखने का मौका रहता है। और जनता और समाज का भी पूरा सहयोग रहा। उनको भी हमने निगम पार्षद रहते हुए बताया कि उनकी क्या दायित्व है, क्या कैसे करना है, क्योंकि सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं जब भी विकास होता है। खाली समाज करे और सरकार नहीं करे तब भी संभव नहीं है, और सरकार करे और समाज सहयोग नहीं समाता है, तो मिलजुल कर काम करना होता है। तो लोग जानते नहीं, इसीलिए मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चुनौती मेरे सामने नहीं आई, क्योंकि ईमानदारी जहाँ होती है और निष्ठा जहाँ होती है और कोई चुनौती नहीं होती। पहले चुनाव का अनुभव कैसा रहा? पहले चुनाव का निगम पार्षद के चुनाव का अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरे सामने कैंडिडेट थे। आज तो खैर भारतीय जनता पार्टी में है वो कैंडिडेट, बेटी जी। उस समय वो मेरे सामने थी, 15 साल से लगातार निगम पार्षद रही इस क्षेत्र से, अच्छा काम करती थी। लेकिन लोगों ने फिर भी हमारे को एक मौका दिया, और उस मौके की वजह से आज हम विधायक भी बने हैं। जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को चूज कर सकते हैं, आपने सिर्फ उसकी भारतीय जनता पार्टी को चूज की गई है, उनकी विचारधारा के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं सरसों में बचपन से स्वयंसेवक हूँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है और भारतीय जनता पार्टी, ये सब राष्ट्र और समाज के लिए काम करते हैं। और यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है जो संगठन को चलाता है, अनेकों अनेक। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो अनेकों अनेक प्रचारक जो पूरे जीवन सब राष्ट्र के लिए समर्पित किए हुए हैं, समाज के लिए एक संत के भूमिका में रहते हैं। जब राष्ट्र के लिए ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा भी इस एक कंट्रीब्यूशन बनता है कि हम भी कुछ उसमें अपना योगदान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वाले आज 30 पर गाँव होती श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके जीवन को देखें तो पूरा संत कहिए कि है वो, और पूरा उन्होंने जीवन लगाया। तो और कहीं पर भी आपको भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम सेकेंड संगठन और परिवार पर है। और तू विचारधारा बचपन से ही रही तो जिए यही है, पूरा जीवन है। तो अंतिम क्षण भी हमारा भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई कि वो लोग दूसरे संगठनों के बारे में सोचते हैं जिनका कुछ स्वार्थ होता है, जिनको कुछ पाला होता है। यहाँ तो स्वार्थ कभी रहा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कुछ करने का है, तो वो संगठन में रहकर करें या आपके जनप्रतिनिधि बनकर करें। तो हम हमारा तो यही दे रहा कि अच्छा कार्य समाज के बीच बनाना चाहिए। अभी आपने जिक्र किया देश के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आपका उनसे मिलने का अनुभव कैसा रहा? आप कितनी बार उनसे मिले हैं? उनका व्यक्तित्व किस किस्म का है? देखिए, सबसे पहली बार मैं 2012 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब मेरे को एक सौभाग्य मिला था। कुछ हम 13 परिवार थे, तो आप गणेश जी का दर्शन करने, सोमनाथ जी के दर्शन करने गए थे। वह एक मित्र थे, उनके ये मिलने वाले थे, तो उन्होंने हमारा उपकर आए। तो मैं सब मात्र 25-30 मिनट हम बैठे थे तेरे साथ। उस समय जब उनसे मिलने का देखा, उन्होंने पूछा, हम कुछ लेट हो गए थे, तो हमें 9 बजे पहुँचना था, तो हम 9:30 बजे पहुँचे। और 9:30 बजे पहुँचने पर जब होता है ना, कई बार तो क्या होता है कि बड़े जो लोग होते हैं वो एकदम या तो चले जाते हैं या फिर आपके इंतजार नहीं करते कि ठीक है टाइम आउट। लेकिन जब हम पहुँचे तो पहुँचने के बाद सबसे पहले उन्होंने पूछा, भाई सब ठीक आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं रही? जैसे एक परिवार का एक मुखिया और अन्य परिवार का, तो एक बड़े होने के नाते उन्होंने हमसे बड़े क्वेश्चन, कोई पौना जिल के जो लेट हो गए किस वजह से, पूरा उन्होंने पूछा। फिर अच्छे से हमको नाश्ता वास्ता कराया और फिर वार्तालाप की। तो लगा कि अरे ऐसा व्यक्ति इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और कितना अच्छा व्यवहार है ना, एक स्वयंसेवक के नाते स्वयंसेवक की समस्याओं को भी जानते हैं। तो उस दिन से उनके प्रति मन में एक अलग से भाव आया। और मैं वैसे तो इतना मिलना नहीं हुआ क्योंकि कार्यक्रमों में रहता है, लेकिन पहली बार मैं 2012 में मिला, और 2012 के बाद में भाई अलग अलग मिलना, कहीं पैसे नोस्ते होला, लेकिन बहुत एक अच्छे इंसान के रूप में। और आज जब भी देश आगे बढ़ रहा है, और 2012 में भी हमको लगा कि ये माने नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा सकते, मम्मी पापा है। अभी रिसेंटली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी है,
सबसे पहले तो उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगी मैं। आपको क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है सरकार बनाने के बाद? देखिए, दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार भी है हमारी, क्योंकि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। और एक समस्या, पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद लगभग 11 साल की जो है सरकार रहा। इन 11 सालों की यदि हम तुलना करें, 15 साल को भी छोड़ दें, तो 11 साल में केजरीवाल जी ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को लूटा है। कैसे लूटा है, किस तरह से लूटा है, किस तरह से दिल्ली को अव्यवस्थित कर दिया है वो। क्योंकि वो एक तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं पूरे देश के अंदर रहे कि जिनके पास कोई विभाग नहीं था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, साइन करने की अथॉरिटी नहीं दी नहीं है। उनके पास एक विभाग था कि हर राज्य में कैसे चुनाव लड़ा जाए और कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बना जाए, और जो काम कर रही कैसे उनको गाली दी जाए। जी, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये काम था, इसके अलावा कोई काम नहीं था। दूसरी बात, उनके रहते हुए जो उनके अनेकों अनेक विभाग हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, किस तरह से लापरवाही की है। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाए आप, सीवर की समस्या इतनी है कि पिछले 10 साल से सीवर साफ नहीं, सुपर सदर मशीन चाहिए, वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, नहीं थी उनके पास, उन्होंने व्यवस्था नहीं करी कोई, साथ में पानी की व्यवस्था नहीं करी। पानी, आज मैं अपनी शारदा विधानसभा की बात करूँ तो 22 मिलियन गैलन पानी थे प्रतिदिन चाहिए यहाँ, लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी है, मात्र 10 से गाया क्या भाई ये किया। आप देखिए 50% पानी कम है, और जो पानी है भी उसमें वो भी खारा पानी है, आखिर गंदा पानी आता है। और इसी तरह से सीवर की भी प्रॉब्लम नहीं, मैंने आप बोलता है BWD की सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्या सड़कों के निर्माण के लिए पैसा फंड यूज़ करना चाहिए था, नहीं किया। और यदि हेल्थ की बात करें तो मेरे इस विधानसभा में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन यदि डॉक्टर एडगेवार हॉस्पिटल है, दूसरा JTB है, राजीव गांधी है, या आपके क्या नाम है GT में कैंसर वाला हॉस्पिटल, फॉरिडायन हॉस्पिटल है, वेस्टर्न हॉस्पिटल है, या चाचा नेहरू हॉस्पिटल। इन सब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी कमी है। साथ में डॉक्टर्स के साथ साथ में जो इक्विपमेंट्स चेकिंग के होने चाहिए, जैसे आपकी देखिए अल्ट्रासाउंड मशीन है, या आपके MRI मशीन है, CT स्कैन मशीन है, या अन्य चीज़ें हैं, अन्य इक्विपमेंट्स है, वो की बहुत बड़ी कमी है। दूसरी बात, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता एक रेशो के हिसाब से चाहिए, वो नहीं है। ये जब डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कैसे चालू हो। और अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय GT हॉस्पिटल में विजिट की थी, तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों वेंटिलेटर दूर फाद रहे इतना सा, लेकिन क्योंकि व्यवस्था ही नहीं करी, किसी ने ध्यान में दिया कि पिछले 2 साल से तो जेल के अंदर ही, 2 साल में ये पावर किसी पर डेलीगेट नहीं कर रखी थी। 1 मैन आर्मी थी वहाँ पर, 1 मैन आर्मी होने के नाते वो जो करते थे, बाकी तो किसी पर निकारे नहीं था। तो इसलिए दिल्ली को इन्होंने इतनी स्थिति खराब कर दिया। स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में तो अब पता लगा है, एक ही स्कूल को दिखाते रहते थे, एडवर्टीजमेंट करते रहते थे, 500 रुपये एडवर्टीजमेंट जरूर खर्च करते थे, लेकिन वो 500 रुपये एडवर्टीजमेंट खर्च ना करके अन्य चीज़ों में खर्च करते, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन साथ में आज स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे। टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है, और टीचर्स की कमी होने के नाते कहीं कॉमर्स है, कुछ साइंस नहीं है, साइंस है, कोई कॉमर्स नहीं है। आज क्वालिटी एजुकेशन की बात वहाँ की जाती है कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के अंदर मात्र 2% से कम सरकारी विद्यालयों के बच्चों का एडमिशन हो पाता है, और आप 98% लोग बाहर से आ रहे हैं या पब्लिक प्राइवेट स्कूलों से आ रहे हैं। तो इसका मतलब कहाँ की शिक्षा व्यवस्था है? शिक्षा व्यवस्था तो क्वालिटी एजुकेशन से बात ही चाहिए, खाली बिल्डिंग अच्छी करने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है। तो इसीलिए चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपके एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, अब सोशल वेलफेयर की बात करें तो आज 2000 रुपये से लगातार अभी तक पेंशन नहीं मिल पा रही बुजुर्गों को, नई पेंशन बनाई नहीं इन्होंने। तो साथ में यदि बात करें 2017 के बाद राशन कार्ड की बड़ी प्रॉब्लम है, राशन कार्ड नहीं बनाए जो गरीब लोग। तो हर क्षेत्र में ये लोग विफल रहे हैं, और मैं समझता हूँ फिर एक ही आरोप लगाते थे कि ओपन काम नहीं करने देते। भाई एक तरफ कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं, अब तो यमुना नदी को इन्होंने नाले में परिवर्तित कर दिया। अब नाले में परिवर्तित कर दे तो किसकी कमी है? ये हाफिनी की तो कमी है ना। 8,000 करोड़ रुपये आपको केंद्र सरकार के माध्यम से मिलना है, उस पैसे का आप सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या उसको भ्रष्टाचार में या अन्य मदों में उसको खर्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब
आपने सब भ्रष्टाचार किया है, इसलिए लोगों ने परेशान होकर आम आदमी पार्टी को छूट और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, इसीलिए उनको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 20 राज्यों में सरकार चल रही है, ऐसी दिल्ली में भी अच्छी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलेगी। दिल्ली विधानसभा 2025 में जिस तरह से लोगों ने आम आदमी पार्टी को नकारा है, उनका ग्राफ काफ़ी नीचे गिर चुका है और कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब उनके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पे आपका क्या विचार? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि देखो उन्होंने जनता को ठगाया। जनता ने उनको इतना विश्वास दिया है कि 2015 के अंदर 70 में से 67 विधायक उनके चुनकर आए और 2020 में 62 विधायक उनके चुने गए। आप ये देखिए कि इतना विश्वास जनता ने किया, लेकिन जनता ने देखा कि भाई बिना पानी के कैसे जिएंगे, बिना शुद्ध हवा के कैसे जिएंगे। पॉल्यूशन इतना ज़बरदस्त है दिल्ली के अंदर, ट्रैफिक व्यवस्था इतनी चरमरा रही, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। एनक्रोचमेंट पूरी दिल्ली के अंदर इन्होंने करवा दिया, बढ़ा दिया वोट बैंक के चलते। तो जनता को विश्वास एकदम ऐसा हो गया कि ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। और झूठ की राजनीति देखो, खट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार ही चढ़ती है, उछल गई 2 बार चढ़ा दिया, बाकी तो देखिए अब ये तो चोर है, ये तो भ्रष्ट लोग है। शराब में इन्होंने घोटाला किया, जल घोटाला, डीटीसी घोटाला, पैनिक घोटाला, दवाई घोटाला और क्लासरूम घोटाला, वो ऐसा हर तरफ घोटाला ही घोटाला इन्होंने। ये तो जनता ने देखा कोरोना के अंदर किस तरह से पूरी स्थिति खराब कर दी थी कि भी ऑक्सीजन नहीं दे पाई और प्लस बेड को बढ़ा नहीं पाए। तो माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने स्थिति को पाप कर फिर अपने हाथ में कंट्रोल किया। तो 10,000 बेड के नए हॉस्पिटल्स उसी समय टेम्परेरी हॉस्पिटल क्रिएट किए। तो इसलिए जनता को पता है कि ये दिल्ली को श्रम खराब कर देंगे, इसलिए जनता ने आपके मन से भारतीय जनता पार्टी को चुना है। जैसे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुके हैं, पहले 100 दिनों में सबसे बड़े बदलाव देखने को क्या मिलेंगे? देखिए, अभी हम सब मिस्टर दुबले मैं सादा विधानसभा बात, तो मेरी प्राथमिकता थी यहाँ गर्मियों में शुद्ध जल पानी पीने के जो है चाहिए, उसकी व्यवस्था तथा है। दूसरी बात, सीवर ओवरफ्लो जो हो रहे उनको हमको ओवरफ्लो ना हो उसकी व्यवस्था हमने ठीक करनी है। तीसरी व्यवस्था यह है कि जो सड़कें मेन टूटी हुई है मेन ये से उनको सही कर पाए। और साथ में अपने जो PWD के नाले हैं बरसात से पहले साफ हो जाए, जिससे कि वाटर लॉगिंग ना हो। ये हमारी प्राथमिकता है और हमें जो प्राथमिकता है वो तो देखिए सरकार के तौर पर अपने चलेगी ही चलेगी। और ये मेन जो शारदा विधानसभा की प्राथमिकता है वो रहने वाली है। नेशुतो सर, राजनीति के बाहर आप समाज सेवा जारी रखेंगे? हाँ, वो समाज सेवा तो अभी जारी है। कभी मैं थोड़े कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बच्चों को जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं उन बच्चों को एक ट्रेनिंग सेंटर चालू किया हुआ है दिलसाद गार्ड में। तो उसके अंदर इस समय लगभग 77 स्टूडेंट हमारे पास हैं, ये फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे कि वो अपने रोजगार स्वरोजगार कर सके। दूसरा एक हम लड़कियों के लिए जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए एक फ्री ट्रेनिंग जो है स्टिचिंग की दे रहे हैं। वो जिलबिल के अंदर हम चाह रहे हैं कि डल्ला से लेके आना। हमने भारतीय का स्पेस से जोड़ा हुआ हूँ क्योंकि वहाँ पर हम आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनको कारों की मशीन चाहिए, जिनको व्हील चेयर चाहिए, चलने में असमर्थ है, स्पेशल टाइप के शूज चाहिए, वो हम काम कर रहे हैं, वो तो हम करते ही रहेंगे। तो इसलिए राजनीति तो हम एक इसलिए है कि जहाँ कोई गलत सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी गलत कर रहे हैं उनको ठीक करने के एक ही जनता का जो अधिकार है वो मिले, उसके लिए हम राजनीति के अंदर आए। ये आज बहुत सारी गरीब जनता को कुछ सुनने वाला नहीं है, कम से कम उनकी सुनवाई हमारे थ्रू हो सके, ये हम अपना सौभाग्य मांगते हैं। अगर कोई युवा राजनीति या समाज सेवा में आना चाहता हो उसको आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, राजनीति एक समर्पण भाव है। आप एक स्वार्थ के नाते आएंगे तो आप सक्सेस नहीं होगा, उस पल के लिए सक्सेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन यदि समर्पण भाव के साथ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आना भी चाहिए। अच्छे लोग यदि राजनीति से बचेंगे आने में तो फिर बुरे लोग रहेंगे, फिर आप दोष नहीं देने का आप पे तार भी नहीं है। मैं भी राजनीति में इसी भाव के साथ आया हूँ और हम कई बार कहते थे तो भी नहीं दे देते थे कि क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है, सब भ्रष्ट, कुछ ना कुछ तो भ्रष्ट है, तो कैसे काम चलेगा। तो फिर इसलिए कि आप सब इस राजनीति समय चाहती है और समय आज की डेट में किसी पास अवेलेबल नहीं,
समय यदि है और कुछ इच्छा है कुछ करने की राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, तो युवाओं को आना भी चाहिए। और युवा ही अब माने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 1 लाख ऐसे युवा चाहिए जो आगे इस देश को विकसित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। और पढ़े लिखे युवा होंगे और राजनीति में आएंगे तो मैं समझता हूँ कि राजनीति जो है, जिस तरह से इन लोगों का नेताओं पर विश्वास नहीं है, वो नेताओं के ऊपर विश्वास भी करना चाहिए। जैसे कि युवा जब कोई भी काम करता है आजकल वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है किसी भी डिफिकल्टीज के बाद। आपने इतना लंबा राजनीतिक सामाजिक जीवन जिया, आपकी लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में क्या रहा और आपने उसे बाउंस बैक कैसे किया? देखिए जीवन है ये, जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। लाभ वाले जिसको कहते हैं वो भी साथ साथ चलती है। सभी का समय अच्छा नहीं चलता, कहीं ना कहीं डाउनफॉल आता है। तो डाउनफॉल में ही हमें धैर्य रखना है। जब हम बिजनेस कर रहे तो धैर्य रखना है उसमें। जब यदि आप धैर्य खो देते हैं तो आपकी विफलता स्टार्ट हो जाती है। उस समय को निकालिए, धीरे धीरे करके निकालिए, लेकिन उसको परमानेंट बंद करना, परमानेंट गिव अप कर देना वाली राजनीति में आज हमारे अकॉर्डिंग नहीं कुछ हो रहा और हम उसे बंद कर दें तो क्या होगा कि जो अच्छा करने का समय आएगा वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप राजनीति को छोड़ चुके हैं। आप हैंड फ्रॉम द डे फर्स्ट फिर लगना पड़ेगा आपको जो आपने पीछे लगाया है। तो इसलिए हर अपनी लाइफ के अंदर, चाहे वो राजनीतिक लाइफ हो, सामाजिक लाइफ हो, चाहे आपके धार्मिक लाइफ हो या आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, व्यापारिक लाइफ हो या नौकरी भी करते हैं, तो उसको उस समय को, जो समय है, जो डाउनफॉल का समय, उस समय को ही धैर्य से निकालना है। यही अपने लिए रहा है और उसको हमने किया भी है। और अभी भी क्या है, जीवन है, तो चलता रहेगा। कहीं सभी लोग तो आपको अच्छा नहीं कहेंगे, कुछ दुख बुरा भी कही है, तो बुरा कहेंगे तो इस तरह थोड़ी काम करना छोड़ देंगे जी। तो वहाँ से लर्निंग ले, वहाँ से भी लर्निंग लेनी, उसको सही करना है। मान लो कोई मेरे को बता रहे हैं संजय जी आपकी ये कमी है, तो कमी को हम कैसे ठीक करें? कमी है तो ठीक कैसे करें? कमी नहीं तो ओके ठीक है, उसको सुना ओके कंटिन्यू करना है। और कमी नहीं है तो कोई कंटिन्यू करना, और कमी है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए, उसको भी काम करना है। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? कोई पॉलिटिकल फिगर और एक नॉन पॉलिटिकल फिगर? देखिए प्रेरणा तो देखिए मैं आज हमारे स्वयं पूर्व सांसद CBI सभा पैन कुजलाल सिंह पैन जी, वो मेरे एक कह सकता हूँ कि प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन, राजनीतिक जीवन, वो भी इसी तरह से विश्व हिंदू परिषद से आए थे, तो मैं भी विश्व हिंदू परिषद से आया। तो वो एक तरह से राजनीति में थे, तो मैं देखता था कि कितनी निष्ठा से काम करते, समर्पण भाव के साथ काम करते। और वो हमेशा कहते थे हृदय से, वो एक जो चाहते नहीं थे कि मैं राजनीति में जाऊँ, तो भी उन्होंने राजनीति का कहा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं है, राजनीति में जाएंगे और जाकर जहाँ और अच्छा कर सकते उसको करेंगे। तो उनका मैं कह सकता हूँ कि आज मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव है। बाकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है मेरे जीवन में सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के माध्यम से आज मन में कुछ भाव ऐसे आते हैं कि यार हम तो कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब तो हम तो सिर्फ काम व्यापार कर रहे हैं, काम सारा रहे जब और सारा रहे, तो हमने समाज को दिया क्या जी। तो मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, जिसको कहा जाए कि वही भाव वहाँ से आते हैं। और इसलिए मन में ऐसा भी नहीं है कि आज ही सब कुछ मिल जाए, जो मिला अच्छा, नहीं मिला वो अच्छा और अच्छा। तो इस भाव से सर, जैसे कि हमारा अपना NGO है ब्लेक फैमिली, जिसमें हम 200 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, तो आप हमें क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने NGO को किस तरह से ग्रो करें और समाज के बेहतरी के लिए काम करें? देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं ना समाज के अंदर, तो समाज देखता है। हम कई बार क्या होता है जी, कुछ ख्वाहिश चलते हैं या हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो संभव नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे चलते तो समाज के लोग देखते हैं यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि भी इनको सपोर्ट करनी चाहिए। और ऐसा नहीं गिरे रहते, क्योंकि जो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं NGO के माध्यम से, वो शिक्षा दे रहे हैं, इनके माता पिता ही आपके NGO को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही ब्रांड हाउस, वो ब्रांड एम्बेसडर वही हो गया, और कोई अन्य नहीं होगा। या जो आपको धन से सहयोग करते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हुए, वो देखेंगे जी कितना है। लेकिन मेन ब्रांड एम्बेसडर बच्चे और उनके माता पिता ही हैं कि हमारी इस NGO के माध्यम से मेरे बच्चे के भविष्य में इतना परिवर्तन आया या भविष्य अच्छा रहा, तो वो जीवन पर्यंत आपकी NGO को ध्यान रखिए। लास्ट हमारा सेगमेंट होता है गोल्डन रूल। कोई भी आप गोल्डन एडवाइस देना चाहते हो लास्ट युवाओं के लिए, जो भी समय जनता देख रही? देखिए, मेरा यही निवेदन है कि युवाओं से कि आप
अपने जीवन में लक्ष्य तय करें और उस लक्ष्य में से देखिए व्यापार के बिना या नौकरी के बिना परिवार नहीं चलने वाला है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें से भी समाज के लिए ज़्यादा समय नहीं, कम से कम वीक में 1 घंटे 2 घंटे निकालेंगे तो, और उस किसी यदि आप अच्छी एजुकेशन आपकी है और आप चाहते हैं शिक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो उसमें दें, या अन्य लगता है कि जहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है तो घंटे 2 घंटे देंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर परिवर्तन आए और आपका जीवन भी जब दूसरों को वही सहायता करिए तो आपके जीवन में भी भगवान आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन आप सब और सब नौकरी करने में रह गए, व्यापार करने में रह गए और समाज के लिए कुछ नहीं किया तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप इन धन कमाने की मशीन बनकर रह जाइए और आपको भी आने वाले समय में जब आपको जरूरत समाज देगी तो समाज आपकी हक नहीं करेगा। ये तो है, प्रकृति में आप जैसा देंगे वैसा मिलेगा, अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, खराब देंगे खराब मिलेगा, सहयोग नहीं देंगे सहयोग भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये मिली आपसे एक निवेदन भी है, सजेशन भी है ना, ये है। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और कोई क्वेश्चन है, कोई मान सम्मान में कमी रही होती तो विषय में चाहना है। आज के लिए इतना ही। बाकी आज का जो एक एपिसोड था वो एक जीवन की पाठशाला थी जिसमें श्री संजय गोयल जी ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया। एक बात और कैसे जी, इसमें एक और है चीज़, एक जीवन के अंदर मन ये दिमाग को ठंडा रखना है, दूसरा दिल को भी अच्छा रखना है, प्रशंसा करना सीखे, बुराई करना ना सीखे, और पॉजिटिवनेस है और अपेक्षाएं ना करें क्योंकि अपेक्षा ही तो भोगा कारण है। जब हम अपेक्षा करते हैं एक अपेक्षा जब हम करते हैं किसी तरह रिटर्न में कुछ चाहते हैं, रिटर्न में नहीं मिलता तो दुख होता है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी अपेक्षाएं 100% कोई पूर्ण करेगा। अपेक्षा किसी से भी नहीं रखें, जो पूर्ण करने वाला है उससे भी नहीं रखें, लेकिन आप हाँ अपने कर्म को करते चलिए। मैं समझता हूँ जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको स्वतः ही लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे। मेरे को भी ऐसा ही मिला है, तो मेरा जीवन में भी मैं आपको बता दूँ ये आज यहाँ पहुँचा भी हो तो सिर्फ और सिर्फ सहयोग लोगों के अपने आपके सहयोग से पहुँचाने है, क्योंकि अपेक्षा दुखों का कारण है। बस सिर्फ और सिर्फ और धैर्य जरूर रखें जीवन में। धैर्य यदि जीवन में नो अपेक्षा मतलब नो इच्छा नहीं है, नो एक्सपेक्टेशन, और पेशेंस यदि आपके जीवन में है, दोनों चीज़ें तो जीवन में आप कभी विफल नहीं हुए। 100% सही है लोग जीती है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपका एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और पावरफुल और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलते रहेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू और धन्यवाद।